Hello everyone and a very warm welcome to your own income tax class। आज की क्लास में हम लोग कंटिन्यू रखने वाले हैं रेजिडेंशियल स्टेटस को। रेजिडेंशियल स्टेटस के 4 डिफरेंट रूल्स होते हैं। पहला इंडिविजुअल के लिए, दूसरा एचयूएफ के लिए, तीसरा कंपनी के लिए और चौथा फर्म और बाकी सभी पर्सन के लिए चौथा। तो अब बात ये करनी है कि हम लोग ने एक रूल तो देख लिया इंडिविजुअल का, अब हमें बाकी के 3 रूल्स और देखने हैं। तो आपके मन में बात आ रही होगी, सर एक रूल पढ़ने में इतना समय लग गया है, अब ये 2, 3, 4 क्या इतना समय हमें देना पड़ेगा इन सभी रूल के लिए? ऐसा नहीं है। अब बाकी के रूल्स बहुत कम टाइम में होते जाएंगे। मे बी 1 रूल विल टेक मैक्स 10 मिनट्स, हो सकता है उससे भी कम ले। तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं एचयूएफ का रूल। Rules to determine residential status of HUF, प्लेस ऑफ कंट्रोल, और इसके बेसिस पे बताया जाएगा कि रेजिडेंशियल स्टेटस फैमिली का यानी कि HUF का क्या है, उसका प्लेस ऑफ कंट्रोल क्या है। उसके बेसिस पे हम HUF का रेजिडेंशियल स्टेटस बताएंगे। प्लेस ऑफ कंट्रोल का मतलब क्या होता है? डिसीजन मेकिंग कहां से हो रही है उस HUF। भाई HUF कमा रही है ना, तभी तो इनकम टैक्स की में बात कर रहे हैं हम उसकी। तो वो जो कमाई होती है उसके लिए कुछ डिसीजन लेना पड़ता होगा। कैसे हो जा रही है कमाई? ऑब्वियसली कुछ ना कुछ चल रहा है ना, ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन। तो उसके लिए जो डिसीजंस होते हैं वो कहां से लिए जा रहे हैं? कहता है कि अगर कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द एचयूएफ यानी डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू एचयूएफ इज होनली इन इंडिया, अगर डिसीजन मेकिंग एचयूएफ से रिलेटेड पूरा का पूरा इंडिया में 100% जितने डिसीजन लिए जाते हैं सब इंडिया में लिए जाते हैं, तो वो रेजिडेंट है। होली आउट ऑफ इंडिया, सारे डिसीजन इंडिया के बाहर होते हैं, तो वो नॉन रेजिडेंट है। पार्टली इन इंडिया एंड पार्टली आउटसाइड इंडिया, थोड़ा सा इंडिया में डिसीजन लिया गया, थोड़ा बाहर, तो भी रेजिडेंट है। अब इसका मतलब ऐसे समझ लीजिए कि एक एचयूएफ नॉन रेजिडेंट तभी होती है जब उसका सारा डिसीजन बाहर होता है, होली आउटसाइड इंडिया। थोड़ा सा डिसीजन इंडिया में या पूरा डिसीजन इंडिया में, वो रेजिडेंट है। ठीक है, इतनी बात। चलिए अभी जल्दी से इसके बेसिस पे क्वेश्चन का आंसर कीजिए। एक एचयूएफ है, ठीक है, इसका 99% डिसीजन लंदन में होता है और 1% डिसीजन इंडिया में होता है। ठीक है, ये जो एचयूएफ है ये रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? ये एचयूएफ रेजिडेंट है। 1% डिसीजन हो रहा है ना इंडिया में, थोड़ा सा भी अगर इंडिया में हो रहा है, पार्टली इन इंडिया भी है, देन ऑल्सो इट इज रेजिडेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे बताया हुआ है। वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया कि कंट्रोल एंड मैनेजमेंट का मतलब होता है डिसीजन मेकिंग। तो कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द डिसीजन कंसर्निंग द अफेयर्स ऑफ द फैमिली आर टेकन, जहां पे डिसीजन लिया जाता है। अब डिसीजन लेता कौन है? नॉर्मली तो आप देखेंगे डिसीजन कौन लेता है? जो परिवार में सबसे बड़ा है, और जो परिवार में उम्र में सबसे बड़ा होता है उसे हम क्या बोलते हैं? कर्ता। हेड ऑफ द फैमिली इज कर्ता। नॉर्मली डिसीजन वही लेता है, लेकिन कोई जरूरी ऐसा नहीं है। क्या आपने देखा है कि परिवार में माँ बाप हैं, फिर उसके बच्चे हैं, लेकिन जो बेटा है, बड़ा वाला बेटा है, वो डिसीजन ले रहा है। अब पापा दिमाग नहीं लगाते इतना घर में, ठीक है, वो एकदम अब चिल रहते हैं। ऐसा होता है कि नहीं? बिल्कुल होता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो हेड ऑफ द फैमिली है, जो सबसे बड़ा है उम्र में, वही हमेशा डिसीजन ले रहा हो। तो डिसीजन तो वैसे कोई भी और भी हो सकता है ले रहा हो। तो जो भी डिसीजन ले रहा है वो कहां से डिसीजन ले रहा है, दैट नीड टू बी सीन। ठीक है, वो कहां पे नॉर्मली रहता है, दैट इज ऑल्सो नॉट टू बी सीन। फॉर एग्जाम्पल, एक एचयूएफ है जिसका डिसीजन मिस्टर एक्स लेता है, और वो नॉर्मली पता है कहां रहता है? स्विट्जरलैंड में रहता है। लेकिन जब भी स्विट्जरलैंड में रहता है, ज्यादातर वो स्विट्जरलैंड में रहता है, लेकिन जब स्विट्जरलैंड में रहता है तो चवन्नी डिसीजन नहीं लेता है, मतलब कुछ भी नहीं लेता वहां से डिसीजन। वो जब इंडिया आता है ना, सारे डिसीजन तभी लेता है। तो डिसीजन कहां पे ले रहा है? एक्स डिसीजन लेता है, लेकिन कहां पे ले रहा है? वो रहता है नॉर्मली स्विट्जरलैंड में, इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता। वो डिसीजन कहां पे नॉर्मली ले रहा है? इंडिया में ले रहा है। ठीक है, क्या एक डिसीजन भी इंडिया में लिया है? ये देखने की आवश्यकता थी। अगर मान लीजिए उसमें से 10-20 डिसीजन स्विट्जरलैंड में ले भी लिया होता तो भी फर्क नहीं पड़ता। क्या उसने कुछ भी डिसीजन इंडिया में लिया? आंसर इज यस। तो आप कहेंगे उसे रेजिडेंट एचयूएफ। Although it is Karta who normally has control and management of the affairs of the HUF, yet any other co-partner can control and manage the affairs.
कोई दूसरा को पार्टनर भी कंट्रोल और मैनेज कर सकता है अफेयर्स को। को पार्टनर कौन होता है ये आपको मालूम है। को पार्टनर कौन होता है? बेटा बेटी को पार्टनर है, बहुएं जो घर में आती हैं वो को पार्टनर नहीं होती हैं। ठीक है, तो अगर कोई और डिसीजन ले रहा है कर्ता के अलावा तो वो कहां से ले रहा है, दैट नीड टू बी सी। अब एक एचयूएफ रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट तो आपको पता चल गई, लेकिन अगर वो रेजिडेंट है तो फर्दर चेक करने की आवश्यकता है वो ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नहीं है। कैसे चेक होगा ऑर्डिनरली रेजिडेंट है कि नहीं है? व्हेन अ रेजिडेंट एचयूएफ इज ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया, अ रेजिडेंट एचयूएफ इज एन ऑर्डिनरली रेजिडेंट इन इंडिया इफ कर्ता, अब ध्यान देने वाली बात क्या है, इफ कर्ता ऑफ द एचयूएफ सेटिस्फाइज बोथ द एडिशनल कंडीशन। एक सेकेंड, एक एचयूएफ रेजिडेंट है कि नहीं है इसके लिए क्या देखा जाएगा, एचयूएफ का डिसीजन क्या होता है, एचयूएफ का डिसीजन क्या होता है। लेकिन एक एचयूएफ ऑर्डिनरीली रेजिडेंट है कि नहीं है उसके लिए कर्ता को दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है। एचयूएफ को दो कंडीशन नहीं सेटिस्फाई करनी है, कर्ता दो कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तो एचयूएफ ऑर्डिनरीली या नॉट ऑर्डिनरीली कहलाएगी। अब कर्ता को कौन सी दो कंडीशन सेटिस्फाई करनी है? कर्ता हैज बीन रेजिडेंट इन एटलीस्ट 2 out of 10 प्रीवियस ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर। कर्ता रेजिडेंट है कम से कम 2 प्रीवियस ईयर में आउट ऑफ 10 प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट, कर्ता हैज बीन प्रेजेंट इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ 730 days or more ड्यूरिंग 7 years इमीडिएटली प्रीसीडिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर से प्रीसीडिंग 7 प्रीवियस ईयर में कर्ता 730 दिन या उससे अधिक इंडिया में रहा हो। ये दो एडिशनल कंडीशन ऐसी है जो आपने पहले भी देखी है इंडिविजुअल के केस में भी। इंडिविजुअल के केस में इंडिविजुअल ये खुद दो कंडीशन सेटिस्फाई करता था तो ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली की क्लासिफिकेशन होती थी। ठीक है, एचयूएफ के केस में अगेन द सेम एडिशनल कंडीशन है, लेकिन यहां पे सेटिस्फाई किसको करना है, सेटिस्फाई किसको करना है, कर्ता को। आगे देख लीजिए, व्हेन एन एचयूएफ इज नॉट ऑर्डिनरली, अगर दोनों एडिशनल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो नॉट ऑर्डिनरली हो जाएगा क्योंकि दोनों सेटिस्फाई करनी है। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट एचयूएफ। एचयूएफ के लिए हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग अगला रूल देखने वाले हैं विच इज फॉर कंपनीज। लेकिन क्या मैं आपको 1 मिनट के लिए होल्ड कर दूं? 1 मिनट के लिए रुकी ना। एंड इफ यू रियली थिंक जेन्युइनली फ्रॉम योर हार्ट कि आई एम मेकिंग एन वैल्यू एडिशन, मतलब आपको मेरी क्लासेस से फायदा हो रहा है, राइट, तो आप हेजिटेट ना किया करिए। डू नॉट हेजिटेट इन गिविंग अ लाइक। भाई ऐसा क्यों कि 10 बच्चे 15 बच्चे 20 बच्चे देखेंगे तो उसमें से कोई एक लाइक करेगा। अरे आप अगर देख रहे हैं तो निश्चित है पसंद आ ही रहा होगा, और इतना लंबा अभी तक देखते आए हुए हैं, तो इफ यू आर रियली लाइकिंग द लेक्चर्स डू गिव अ लाइक। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में हमेशा कोई क्वेरी होना ही जरूरी नहीं है। ठीक है, कि आपको कुछ जेन्युइनली मुझसे बात करनी है तो कमेंट होना चाहिए। एप्रिसिएशन के लिए भी कमेंट बॉक्स को यूज किया जाता है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स बेनिफिशियल हैं एंड यू आर रियली बीइंग बेनिफिटेड एंड आई एम रियली पुटिंग माय हार्ट आउट, मेरा तो सोल लगा हुआ है आपको लेक्चर्स देने के लिए। ठीक है, तो अगर आप एप्रिशिएट करते हैं मेरे लेक्चर्स को तो निश्चित है एप्रिसिएशन भी बताइए। ठीक है, अरे आपको नहीं पता कि वो एप्रिसिएशन कितना बड़ा मोटिवेशन है। एक एक कमेंट पढ़ता हूं मैं और मजा आता रहता है, और शायद वहीं से इंकरेजमेंट मिलती है कि मैं और वीडियोस आपके लिए बना पाता हूं। ठीक है, कोई तो मोटिवेशन फैक्टर हर इंसान को चाहिए। ठीक है, कुछ तो मोटिवेशन होना चाहिए ना। चलो अगर पैसा नहीं मिल रहा है इस बात का तो कुछ तो मिलेगा ना, राइट। तो ऑब्वियसली इफ यू फील लाइक कि दिस डिजर्व्स अप्लॉज फ्रॉम यू, तो डू राइट इट इन द कमेंट बॉक्स, और दूसरों को भी इससे फायदा पहुंचाइए। डू शेयर द इंटायर प्लेलिस्ट। ठीक है, विथ एवरीबडी एंड एनीबडी you know is looking for lectures of taxation। वो कुछ भी कर रहा हो, वो कोई प्रोफेशनल कोर्स कर रहा हो, वो ग्रेजुएशन ही कर रहा हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा हो, वो बीबी एमबीए कर रहा हो, मतलब कोई जरूरी नहीं है वो सीए सीएस या सीएमए ही कर रहा हो। अगर आपको लगता है कि उसे टैक्सेशन लेक्चर की आवश्यकता है तो आप उनके साथ शेयर कीजिए, और सच बता रहा हूँ वो आपको अप्रिशिएट करेंगे। जितना आप मुझे नहीं करेंगे वो आपको उतना अप्रिशिएट करेंगे कि आपने उन्हें बहुत अच्छी चीज़ दी।
तो एक बार पॉज करके लेक्चर को फटाक से लाइक, कमेंट, शेयरिंग थोड़ी सी कर लीजिए। नाउ कमिंग बैक, अब हम देखने वाले हैं रेजिडेंट एचयूएफ कब है, नहीं है, ये हो चुका। नाउ रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। कंपनी के केस में रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिसाइड होता है, उसके बाद ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली नहीं होता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी छोटा सा ही ये रूल होता है, आइए देखिए। रूल्स टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ कंपनीज। A person being a company shall be said to be resident in India in any previous year if it is an Indian company, और कह रहा है कि a person being a company मतलब एक कंपनी रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी अगर प्रीवियस ईयर में वो इंडियन कंपनी है, इफ इट इज एन इंडियन कंपनी। अच्छा, यानी इंडियन कंपनी रेजिडेंट है हमेशा, इंडियन कंपनी हमेशा रेजिडेंट है, उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है। ध्यान दीजिएगा, डू नॉट कंफ्यूज विद डोमेस्टिक कंपनीज। क्या आपको याद है, आपने बेसिक कॉन्सेप्ट की क्लासेस में डोमेस्टिक कंपनी मुझसे पढ़ा था? मैं फिर से नहीं पढ़ाऊंगा, नहीं तो बेसिक कॉन्सेप्ट आप फिर से रेफर कीजिए चैप्टर को। वहां पे आपको बताया था डोमेस्टिक कंपनी कौन सी होती है। इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी होती है। क्या फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है? हाँ, फॉरेन कंपनी भी डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है अगर वो अपना 100% डिविडेंड डिक्लेयर और पे इंडिया में करती है। क्या यहाँ डोमेस्टिक कंपनी की बात हो रही है? नहीं, यहाँ इंडियन कंपनी की बात हो रही है। इंडियन कंपनी कौन सी होती है? द कंपनी विच इज रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, या फिर उससे पहले वाला 1956, या फिर उससे भी पहले वाला, या फिर उसके भी पहले वाला, व्हाटएवर। ठीक है, इंडियन कंपनीज एक्ट के तहत अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, जो इंडिया का कंपनीज एक्ट है उसके तहत अगर कंपनी रजिस्टर्ड है, तो वो क्या कहलाती है? इंडियन कंपनीज। तो इंडियन कंपनी हमेशा ही रेजिडेंट होती है। अब दूसरी बात क्या कह रहा है, या फिर इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इन दैट ईयर इज इन इंडिया। तो ये किसकी बात कर रहा है? फॉरेन कंपनी के लिए, कि भाई इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट है, बाकी कोई कंपनी यानी कि फॉरेन कंपनी वो रेजिडेंट तब होगी जब उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट एनी टाइम इज इन इंडिया। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कभी भी इंडिया में था, एक फॉरेन कंपनी का प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट कभी भी इंडिया में था, तो वो क्या कहलाएगी? रेजिडेंट। व्हाट इज प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट? जहां पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है उसे कहा जाता है प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग, ठीक है। अगर एक फॉरेन कंपनी एक भी इंडिया में बीओडी मीटिंग कर ली तो वो रेजिडेंट कहलाएगी, ये कहने का मतलब है। पता है ये लॉ रिसेंटली चेंज हुआ है, कुछ ही समय पहले चेंज हुआ है। पहले यहां पे लॉ ये नहीं था, पहले बोलता था इफ इट्स प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट एट ऑल टाइम। यहां जो एनी लिखा हुआ है ना, यहां एनी की जगह पे वर्ड यूज होता था ऑल, कि अगर फॉरेन कंपनी का सारा बीओडी मीटिंग इंडिया में होगा तब वो क्या है? रेजिडेंट है। ठीक है, तो क्या करती थी फॉरेन कंपनी, जो इंडिया में ही सारे डिसीजन वगैरह लेती थी सब कुछ, वो एक आध बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीटिंग करने के लिए इंडिया के बाहर चल जाती थी। जैसे डेस्टिनेशन वेडिंग होती है वैसे ही वो डेस्टिनेशन बीओडी मीटिंग कर देते थे। एक बीओडी मीटिंग स्विट्जरलैंड में होगी, बस हो गया काम खत्म। वो इंडिया के रेजिडेंट नहीं कहलाते थे, वो नॉन रेजिडेंट बन गए। देखिए कोई भी कंपनी रेजिडेंट बनना थोड़ी ना चाहेगी, हर कोई नॉन रेजिडेंट बनना चाहता है। रेजिडेंट बनने से तो दुनिया जहान की सारी इनकम पे इंडिया में टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और एक बीओडी मीटिंग कर लिए बाहर तो काम बन जाता था, क्योंकि पहले लिखा हुआ था लॉ में एट ऑल टाइम इफेक्टिव प्लेस ऑफ मैनेजमेंट इंडिया में होना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने देखा अच्छा सब डेस्टिनेशन बीओडी मीटिंग करने जा रहे हैं, तो अब एक काम करते हैं, हम कर देते हैं एट एनी टाइम, कभी भी तुम इंडिया में बीओडी मीटिंग की हो तो तुम रेजिडेंट हो। अब देखिए कोई भी कंपनी प्लानिंग करके, कोई फॉरेन कंपनी यहाँ इंडिया में है मान लीजिए, कितना प्लानिंग करेगी हर बीओडी मीटिंग हम बाहर करने की। अरे कभी कभी डिसीजन इतने क्रूशियल होते हैं ना कि 1 घंटे के अंदर अंदर अभी लेना पड़ेगा, अभी 15 मिनट में बीओडी मीटिंग बुलानी पड़ेगी, अभी लेनी पड़ेगी। तो एट टाइम्स ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि हम बाहर जा रहे हैं, हर समय ही हम बाहर ही जा रहे हैं, मतलब अपने आप को रेजिडेंट से बचाने के लिए। तो अब गवर्नमेंट को लगता है कि फॉरेन कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हैं वो बचा नहीं पाएंगी अपने आप को हर मीटिंग में बाहर जाके, कभी ना कभी तो इंडिया में करना पड़ ही जाएगा, मजबूरी हो जाएगी उनको। तो जो इंडिया में ऑपरेट कर रही है उनको लेना पड़ेगा कभी ना कभी इंडिया में डिसीजन, और एक बार भी आप ले लिए तो हम रेजिडेंट कहेंगे। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूं, आप आंसर कीजिए।
AINC एक फॉरेन कंपनी है, ठीक है। इसकी 5 BOD मीटिंग हुई थी, ठीक है। 1 इंडिया में हुई थी और 4 जो है वो स्विट्ज़रलैंड में हुई थी। रेजिडेंट है कि नॉन रेजिडेंट है? फॉरेन कंपनी है, एक भी इंडिया में BOD मीटिंग हो गई वो रेजिडेंट है, इसलिए ये रेजिडेंट है। नाउ कमिंग टू सेकंड क्वेश्चन, A लिमिटेड एक इंडियन कंपनी है, इसकी 5 BOD मीटिंग हुई थी और 5 USA में हुई थी। अब बताइए, 5 BOD मीटिंग हुई और 5 की 5 USA में हुई, कोई फर्क नहीं पड़ता, इंडियन कंपनी इज ऑलवेज रेजिडेंट इन इंडिया। ये तो पॉइंट नंबर 1 में आपने पढ़ा है, इंडियन कंपनी तो हमेशा ही रेजिडेंट है, इसलिए रेजिडेंट है। आई होप कहीं दिक्कत नहीं है इसमें। ऑर्डिनरली नॉट ऑर्डिनरली यहाँ पे होता ही नहीं है, ठीक है। तो कंपनी कैन नॉट बी ऑर्डिनरली और नॉट ऑर्डिनरली। सेकेंड नोट दे रहा है यहाँ पे, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है? द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट टू मीन द प्लेस वेयर की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस दैट आर नेसेसरी फॉर द कंडक्ट ऑफ द एंटिटीज बिजनेस एज अ होल आर इन सब्सटेंस मेड। जहाँ पे की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजन लिया जाता है। की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस कहाँ पे लिए जाते हैं? BOD मीटिंग में। इसलिए हमने सीधे सीधे आपको बता दिया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। एक कंपनी में ना 2 प्रकार की मीटिंग होती है, एक डायरेक्टर्स की मीटिंग होती है और दूसरा शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, ठीक है। तो शेयर होल्डर्स की जो मीटिंग होती है, क्या उसमें भी कुछ डिसीजन लिए जाते हैं? हाँ, जब आप कंपनी से पढ़ेंगे ना तो आपको बताया जाएगा कि ये सारे डिसीजन जो है ना वो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में लिए जाते हैं। लेकिन जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग में डिसीजन लिए जाते हैं वो की मैनेजमेंट डिसीजंस नहीं होते हैं। जो की मैनेजमेंट क्रूशियल डिसीजंस होते हैं बिजनेस से रिलेटेड, वो BOD मीटिंग में लिए जाते हैं। तो यहाँ पे बात जो हो रही है वो BOD मीटिंग की हो रही है। द प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इज द प्लेस ऑफ BOD मीटिंग, राइट। BOD मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग। चलिए फटाफट खत्म हो रहा है ना। अब आखिरी रूल जो कि अप्लाई होता है बाकी सभी पर्सन पे। 3 तरीके के पर्सन हम लोग ने देख लिए, इंडिविजुअल, HUF और कंपनी। बाकी सभी पर्सन पे ये रूल लगने वाला है। आइए देखिए क्या है ये रूल्स टू डिटरमिन रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ फर्म, AOP, BOI, बाकी जितने भी हैं, ठीक है। और कौन कौन बचा? फर्म, AOP, BOI, AJP, लोकल अथॉरिटी, ठीक है। तो बाकी जितने भी पर्सन बच गए सब पे यही रूल लगेगा, ठीक है। LLP क्या है ये? कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट मैंने बता दिया, डिसीजन मेकिंग को कहते हैं। डिसीजन मेकिंग ऑफ द अफेयर्स ऑफ द फर्म और अदर पर्सन इज होल्ली आउट इन इंडिया। होल्ली इन इंडिया, सारा डिसीजन इंडिया में रेजिडेंट, सारा डिसीजन इंडिया के बाहर नॉन रेजिडेंट। पार्टली इन इंडिया, पार्टली आउटसाइड इंडिया का मतलब हो गया 1% डिसीजन भी, कुछ भी डिसीजन, एक डिसीजन भी इंडिया में अगर हुआ तो रेजिडेंट। तो क्या इसको कंक्लूड करके ऐसे बोलें, एक भी डिसीजन इंडिया में हुआ तो रेजिडेंट, सारे के सारे डिसीजन इंडिया में हुए तो ऑब्वियसली रेजिडेंट, क्योंकि एक भी हुआ तो रेजिडेंट है, ठीक है। तो पार्टली डिसीजन इंडिया में, होली डिसीजन इंडिया में रेजिडेंट, और पार्टली होली डिसीजन आउटसाइड इंडिया में तो नॉन रेजिडेंट। सारा डिसीजन इंडिया के बाहर तो नॉन रेजिडेंट, ठीक है। क्या ये कंडीशन एग्जैक्टली आपने कहीं और भी पढ़ी है? सेम कंडीशन। आप कहेंगे सर HUF में ये सेम कंडीशन पढ़े हैं। तो अगर HUF में सेम कंडीशन थी तो HUF का रूल अलग क्यों और इसका रूल अलग क्यों? एक ही वहीं पे क्यों नहीं मर्ज कर दिया HUF और फर्म और बाकी पर्संस? उसके पीछे कारण है कि HUF का रूल अलग इसलिए है क्योंकि HUF में जैसे ही आप रेजिडेंट या नॉन रेजिडेंट डिटरमिन करते हैं और आपको पता चलता है कि HUF रेजिडेंट है तो आप फर्दर डिटरमिन करते हैं ऑर्डिनरली या नॉट ऑर्डिनरली। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। आप बाकी सभी पर्सन्स जो हैं उनके केस में आप एक बार डिटरमिन करेंगे रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट एंड दैट इज फाइनल। इवन इन द केस of other persons being resident, you don't have to identify कि whether they are ordinarily or not ordinarily। इसमें ordinarily not ordinarily होता ही नहीं है। तो ordinarily not ordinarily नहीं होता है। रेजिडेंशियल स्टेटस पार्टनर का क्या है, उनके मेंबर्स का क्या है, इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे एक पार्टनरशिप फर्म है,
ए फर्म है, ठीक है, इसके पार्टनर्स कौन कौन हैं? एक फर्म है, इसके पार्टनर्स हैं ए बी सी, ठीक है, और इसके 3 पार्टनर हो गए ए बी सी, और ए नॉन रेजिडेंट है, बी भी नॉन रेजिडेंट है और सी भी नॉन रेजिडेंट है, ठीक है। क्यों? क्योंकि तीनों लोग इंडिया के बाहर रहते हैं, लेकिन ए डिसीजन लेता है व्हेन ए इज इन इंडिया, इंडिया में जब रहता है तभी डिसीजन लेता है, तो ये फर्म क्या हो गई? रेजिडेंट हो गई। ए बी सी के रेजिडेंशियल स्टेटस से नहीं मतलब है, इसका डिसीजन कहाँ लिया जाता है? डिसीजन ये लेता है और ये तभी लेता है जब वो इंडिया में होता है, तो फर्म रेजिडेंट हो गई। अंडरस्टूड? अच्छा, अब हम यहां पे कहते हैं वन डिसीजन व्हेन ए वाज इन इंडिया, एक डिसीजन यहां पे था, रेस्ट डिसीजन व्हेन ए इज इन स्विट्जरलैंड, बाकी सारा डिसीजन वो स्विट्जरलैंड से लिया था। अब भी रेजिडेंट, क्योंकि अगर आपने पार्टली डिसीजन भी इंडिया में ले लिया तो भी वो रेजिडेंट कहलाती है फर्म, ठीक है। नोट करना है तो कर लीजिए। So the residential status of the partners or members of the firm or association is not relevant in determining the status of the firm or association. पार्टनर्स से फर्म का नहीं फर्क पड़ता, एओपी बीओआई उसके मेंबर से के रेजिडेंशियल स्टेटस से फर्म एसोसिएशन और पर्सन का रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं डिटरमिन होता, ये सब अलग अलग है। कंट्रोल एंड मैनेजमेंट इज सिचुएटेड एट अ प्लेस वेयर द डिसीजन कंसर्निंग इट्स अफेयर्स आर टेकन। In the case of a firm, control and management is vested in partners, and in the case of AOP BOI, it is vested in principal officer. कंट्रोल एंड मैनेजमेंट आपको देखना है कहाँ पे सिचुएटेड है, और कंट्रोल एंड मैनेजमेंट किसके पास होता है? फर्म के केस में पार्टनर्स के पास होता है, एओपी बीओआई में जो प्रिंसिपल ऑफिसर होता है उसके हाथ में ये पावर होता है, ठीक है। तो आपने अभी 3 रूल आज की क्लास में किया हमारे साथ, और मैं चाहूँगा कि इस क्लास को मैं यहीं पे समाप्त करूँ। अगली क्लास में आएंगे तो इन्हीं 3 रूल पे हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करेंगे, राइट? विल स्टॉप।